माँ ये देखो गोवा के टिकट, अगले हफ्ते हम सब गोवा जा रहे हैं। सूरज मेरे कमरे में आते ही खुशी से बोला। उसके पीछे पीछे मेरी बहू रीता और पोता मयंक भी मेरे कमरे में आ गए। दादी पता है वहाँ बहुत बड़ा समंदर है, हमारी टीचर ने बताया था, कितना मज़ा आएगा ना। कहते हुए मयंक ने मुझे खुशी से गले लगा लिया। मेरी बहू ने हंसते हुए कहा, माँ इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आपको भी गोवा में जीन्स पहननी होगी। चल पगली, मैं और जीन्स, दुनिया देखेगी तो हंसेगी मुझ पर। माँ इस बार आपको रीता की बात माननी ही होगी। सूरज ने मेरी गोद में सिर रखकर कहा। अच्छा बाबा, सोचूंगी। अभी चलो सब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सबके अपने कमरों में जाने के बाद मैं खुशी के मारे सो ही नहीं पाई। मैंने कभी समंदर नहीं देखा था। अगले हफ्ते समंदर के किनारे बैठी होंगी, सोच सोच कर मन नाच रहा था। फिर यह भी सोचा कि कल सत्संग में जाकर सबको बताऊंगी कि मैं गोवा जा रही हूँ। सुबह रीता मयंक के स्कूल जाने के बाद मुझे सत्संग के लिए छोड़कर ऑफिस चली गई। मुझे अपनी सहेलियों को गोवा जाने की बात बताने की बहुत जल्दी थी। सत्संग का तो बहाना होता है। यहाँ आने वाली सब औरतें आमतौर पर घर की बातचीत करके ही वक्त बिताती हैं। मयंक ने जब से स्कूल जाना शुरू किया है, मैं भी वक्त गुजारने के लिए कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ। सत्संग शुरू हो चुका था। मैंने धीरे से अपने पास बैठी शीला से कहा, सुन, अगले हफ्ते सत्संग में नहीं आ पाऊंगी। मैं अपने बेटे बहू के साथ गोवा जा रही हूँ। क्या गोवा? पिछले साल तू शिमला गई थी, इस बार गोवा? तेरे तो मजे हैं, शीला ने कहा। गोवा? अरे वाह! सूरज की माँ, सुना है कि समंदर के किनारे शाम का मजा ही कुछ और होता है। मेरे भाई के बेटा बहू गए थे, उन्होंने बताया। आगे बैठी नीरजा ने अपनी गर्दन पीछे घुमा ली। धीरे धीरे सत्संग छोड़कर मेरे आसपास की औरतों ने एक छोटा सा घेरा बना लिया। मैं गर्व से फूली नहीं समा रही थी। तू इतना लंबा सफ़र कर पाएगी? गोवा बहुत दूर है, पूरे 2 दिन का सफ़र है। इस बार शीला के साथ बैठी राजरानी ने कहा। तू बुरा मत मानना, मैंने तेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है। तेरे बेटा बहू बहुत सयाने हैं। साथ बैठी दीदी ने कहा। वे मेरी जान पहचान की औरतों में सबसे बड़ी थीं, इसलिए सब उन्हें दीदी ही कहते थे। मैंने उनसे कहा, क्यों, क्या हुआ दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तू तो बस बच्चों की तरह घूमना फिरना सुनकर खुश हुए जा रही है। जरा सोच, तेरी उम्र में तुझे तीर्थ करवाने की जगह शिमला गोवा क्यों घुमा रहे हैं तेरे बेटा बहू? कुछ नहीं, बस उनको तो एक आया चाहिए अपना बच्चा संभालने के लिए। क्या बात कर रही हो दीदी, मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता है, मुझे आया क्यों समझेगा? मैंने थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए कहा। अरे बेटा तो तेरा है, पर अब बहू के चक्कर में उसको भी कहाँ कुछ समझ आ रहा है। दरअसल बच्चा संभालने के लिए आया पर होने वाला खर्च बचा रहे हैं दोनों। इतने में सत्संग खत्म हो गया और कीर्तन शुरू हो गया। दीदी उठकर आगे चली गईं। उनके जाने के बाद नीरजा बोली, वैसे दीदी गलत नहीं कह रही थी। तू ही बता, अगर तू नहीं जाएगी तो मयंक को वहाँ कौन संभालेगा? मेरे कुछ कहने से पहले ही शीला ने अपनी बात कह डाली। देख, दीदी की बात कड़वी है पर सच है। तू इतने सालों से घर संभाल रही है, पहले सूरज को पाला और अब मयंक की सारी जिम्मेदारी तेरे सिर डालकर तेरी बहू काम पर चली जाती है। अरे इस उम्र में बच्चे संभालना आसान नहीं। अब मुझे देख, मैंने तो साफ कह दिया अपनी बहू से कि अपने बच्चों को खुद संभालो। मुझे तो अब अपने तरीके से जीने दो। खुद को देख जरा, सत्संग खत्म होने से पहले ही घर भागना होता है तुझे। मयंक स्कूल से जो आ जाता है, तेरी बहू सुबह की निकली रात को घर आती है। अब और क्या कहूँ, तू ही बता। सारा घर तो तेरी बहू ने अपने हाथ में ले रखा है। सत्संग के दान के पैसे भी बहू से लेकर आती है। मैं उन सब के बीच चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मेरी ही गलती थी कि मैंने अपने बेटे बहू की तारीफ करते करते अपने घर की सारी बातें इनको बता रखी थीं। पर सब बातों का यह अर्थ भी निकल सकता था, कभी सोचा नहीं था। अब भी वक्त है, अपने बारे में सोच जरा।
तभी सत्संग खत्म होते ही जय जयकार से हॉल गूंज उठा और मैं बातों बातों में भूल गई कि मयंक घर आ गया होगा। जल्दी से घर के लिए ऑटो किया, पर सारे रास्ते दिमाग में नीरजा, शीला और दीदी की बातें ही घूमती रहीं। घर पहुंची तो मयंक बाहर ही बैठा था। क्या हुआ दादी, कहाँ रह गई थीं आप? उसने पूछा, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस घर का ताला खोल दिया। शाम को रीता ने आते ही मुझसे पूछा, क्या हुआ माँ, आज आप सत्संग से देर से आईं? सब ठीक है ना? ऑटो नहीं मिला था क्या? रीता का इस तरह के सवाल करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मन में आया कि कह दूं कि मैं नौकरानी हूँ क्या, जो अपने एक एक पल का हिसाब दूं, पर मैं चुप रही। रीता फिर बोली, क्या बात है माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या, या कोई और बात है? नहीं, बस थोड़ा सिरदर्द है, इससे ज़्यादा मेरा कुछ कहने का मन ही नहीं हुआ। रात को सूरज भी कमरे में आया, पर मैं जानबूझकर आंखें बंद किए रही ताकि उसे लगे कि मैं सो रही हूँ। सारी रात अजीब कसमकस रही। मेरी सहेलियां जो कह रही थीं वह मुझे सच सा लग रहा था। सही तो कह रही थीं, अगर मैं मयंक का ध्यान न रखूं तो क्या रीता काम पर जा पाएगी? घर की ओर से बेफिक्री सिर्फ मेरी वजह से ही तो है। सच में रीता ने मुझे घर का चौकीदार बना दिया है। कल मैं कह दूंगी सूरज से कि अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद उठाओ, अब मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। सच ही तो है, कहीं भी जाना हो रीता के हिसाब से जाना होता है। सूरज की और अपनी कमाई का हिसाब रीता ही रखती है। सूरज उसी से पैसे लेता है। मुझे भी सत्संग आने जाने या दान के पैसे उससे ही मांगने पड़ते हैं। कल तक मेरी सास ने घर अपने हाथ में लिया हुआ था और आज रीता ने। मैं तो कल भी नौकरानी थी और आज भी। मेरी आंखों से आंसू भी बहने लगे। यही सोच सोचकर मैं रात में न जाने कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह रसोई में खटर पटर की आवाज़ से नींद खुल गई। घड़ी पर नजर गई तो 8 बज चुके थे। हाय, इतनी देर तक सोती रही। फिर पलंग से उठी तो ऐसा लगा जैसे सिर पर किसी ने 100 किलोग्राम का भार रख दिया हो। कल रात भर सोचती रही, शायद इसीलिए झूठ का सिरदर्द सच हो गया। मयंक तो स्कूल चला गया होगा। सोचती हुई मैं जल्दी जल्दी बाहर आई तो देखा रीता रसोई में थी। मुझे देखकर बोली, माँ आप जाग गईं, आपकी तबीयत कैसी है? आप बैठिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। कहकर रीता चाय बनाने लगी। तभी सूरज भी आ गया और बोला, माँ आपका सिरदर्द कैसा है? मैंने कुछ नहीं कहा तो वह फिर बोला, माँ लगता है तबीयत ज़्यादा खराब है। रीता आज माँ को डॉक्टर को दिखा आना। आप फिक्र मत करो, मैं दिखा आऊँगी। रीता ने मुझे चाय पकड़ाते हुए कहा। क्यों, तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? मैंने रीता से पूछा। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने आज छुट्टी ले ली है। रीता कहती हुई रसोई में चली गई। हाँ, अगर मैं बीमार हो गई तो घर की रखवाली कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर के पास थे। रीता पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगी थी और मैं एक ओर रखी बेंच पर बैठ गई। तभी एक जाना पहचाना चेहरा सामने वाली बेंच पर बैठा नजर आया। क्या यह शिखा है? नहीं नहीं, वह तो लखनऊ में रहती है। लग तो यह शिखा ही रही है। यह सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर उसके पास चली गई और उससे बोली, शिखा, तुम शिखा ही हो ना? पहचाना मुझे? मैं शारदा। अरे शारदा तू? कहते ही वह मेरे गले से लग गई। कितने सालों बाद देखा तुझे, कैसी है तू? और तेरा छोटू सूरज कैसा है? शिखा खुशी से मानो उछल ही पड़ी। सूरज ठीक है, अब तो उसका छोटू भी हो गया। तू सुना, तू यहाँ कैसे? मैंने उससे पूछा। मैं पिछले 2 सालों से यहाँ हूँ और एक वृद्धाश्रम चला रही हूँ। चला क्या रही हूँ, समझो अपना टाइम पास कर रही हूँ। मतलब? मैंने उत्सुकता से पूछा। तू तो जानती है मैंने शादी नहीं की। सारी उम्र तो अच्छे से गुजर गई, खूब कमाया, पर अब समझ में आया कि जो कमाया वह साथ तो लेकर जाना नहीं, तो थोड़ी सेवा ही की जाए। बस कुछ सालों से समाज सेवा कर रही हूँ और पिछले 2 सालों से तेरी उम्र के लोगों की देखभाल कर रही हूँ, जिनके बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखते।
कुछ तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ रहना ही नहीं चाहते। बस उन्हीं में से कुछ को यहाँ लेकर आई थी। बेंच पर बैठे उन लोगों की ओर देखकर मेरा मन बैठ सा गया। जरा देखो तो कैसे बच्चे हैं, अपने माँ बाप को नहीं रख सकते। भला हो शिखा का जो इनकी देखरेख कर रही है। अरे तू तो बहुत नेकी का काम कर रही है, मैंने खुशी से कहा। मेरे पास पैसा था, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत बहलाने की कोशिश की, पर मैंने बस अपने मन की सुनी और इस काम में लग गई। तू भी कभी कभी आया कर, उन लोगों से बात कर, इससे उनको भी अच्छा लगेगा और तुझे भी। माँ पर्ची कटवा ली, चलो नंबर आने ही वाला है। रीता ने तभी आकर कहा, शिखा ये मेरी बहू है रीता। रीता ये मेरी बचपन की सहेली है शिखा। रीता ने पैर छूकर शिखा को प्रणाम किया तो शिखा बोली, अरे शारदा तेरी बहू तो बहुत सुंदर है और संस्कारी भी, वरना आजकल बच्चों के पास कहाँ टाइम है जो अपनी सास को लेकर अस्पताल तक आए। चल अब तू जा, पर हाँ मेरा नंबर ले ले, फ़ोन करती रहना। डॉक्टर को दिखाकर हम घर आ गए। रीता ने कहा कि माँ तुम थोड़ा आराम कर लो, तो मैं अपने कमरे में चली गई। आज शिखा से मिलकर मन बहुत खुश हुआ। कितना पुराना रिश्ता था, मेरी शादी में सबसे आगे थी वह। और जब सूरज के पापा मुझे छोड़कर गए तो भी मेरे आंसू पोंछने में वह सबसे आगे थी। पर फिर एक दिन नौकरी के लिए लखनऊ चली गई और मैं अपनी ससुराल में उलझ कर रह गई। अचानक मन बहुत सालों पीछे चला गया। सूरज सिर्फ 5 साल का था जब सूरज के पापा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। सूरज के दादा दादी ने उपकार किया जो अपने घर में जगह दी। पिताजी ने मुझे अपनी बेटी माना, पर माताजी ने हमेशा मुझे पराई ही समझा। हर पल एहसास दिलाया कि मुझे उस घर में सिर्फ सूरज के कारण रहने दिया जा रहा है। बात बात पर माताजी यह मेरा घर है, मेरे हिसाब से चल, जैसे वाक्यों का प्रयोग करके मेरे आत्मविश्वास को हिलाती आई थी। सूरज भी उनकी परवरिश में पला बड़ा। उसने भी कभी किसी चीज में मेरी राय तो दूर, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। सास ससुर मरने से पहले अपना सब कुछ सूरज के नाम कर गए। उसके बाद तो सूरज भी जो मर्जी हुई वह उसने किया। जब उसने रीता से शादी का फैसला किया तब भी मेरी नाराजगी को नज़रअंदाज किया, पर रीता ने पहले दिन से मुझे सम्मान दिया। घर की छोटी छोटी बातों में मेरी राय ली और सूरज को भी मेरे करीब लाई। पहली बार मैं मॉल भी तो उसी के साथ ही गई थी। फिल्म देखने का मुझे बहुत शौक था। जब उसे इस बात का पता चला तो महीने में 2-3 फिल्में दिखाने ले जाती। रीता एक तरह से मेरी बेटी जैसी बन गई। इतने सालों से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक कल सत्संग में नीरजा, शीला और दीदी की बातों से मैं क्या क्या सोचने लगी। कैसी पागल हूँ मैं। मेरी नज़रों के सामने शिखा के साथ आए वे लोग घूमने लगे जिनके बच्चों ने उन्हें आश्रम में रहने के लिए मजबूर किया था। मेरा मन कांप गया कि मैं मूर्ख बनकर रिश्तों की डोर को किसी की बातों में आकर खींच रही थी। अच्छा हुआ कि समय रहते अक्ल आ गई। मैं झट से उठी और रसोई में जाकर रीता से बोली, रीता अब मेरी तबीयत ठीक है, तूने छुट्टी ली है तो चल शाम को बाजार से गोवा जाने के लिए थोड़ी खरीदारी ही कर आते हैं। मेरी बात सुनकर रीता ने छोटे बच्चे की तरह मुझे गले से लगा लिया। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।